नमस्कार दोस्तों, आज इलेक्शन का 2024 का रिजल्ट आ चुका है और इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूज है कि इलेक्शन के अंदर बीजेपी कांग्रेस कौन जीता कौन हारा, अन्य मोदी को कम वोट क्यों आए, राहुल को ज्यादा वोट आए फिर भी राहुल क्यों नहीं जीत रहा है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बहुत सारे बच्चे भी उलझ गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप आईपीएल देखते हो उसी तरीके से आपको ये समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे आप आईपीएल की हर एक चीज को जानते हो, आईपीएल कैसे होता है, कैसे प्लेयर्स खरीदते हैं, कौन सी टीम जीती है, केकेआर, चेन्नई, अलग अलग टीम्स के नाम, कैप्टन, ऑनर सब जानते हो, वैसे ही आपको ये जानना भी जरूरी है क्योंकि इसी के कारण आपका भविष्य निर्धारित होता है और इसी के कारण आपका संविधान के रूल फॉलो होते हैं। अब देखिए क्या हुआ, 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट आए। इलेक्शन होने के पहले जैसा लग रहा था और जैसे नजारे थे, इलेक्शन का रिजल्ट आते ही सब कुछ चेंज हो गया। इस बार का इलेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल इलेक्शन रहा। इसने पूरा मूवमेंट चेंज कर दिया। इलेक्शन के पहले जो दिख रहा था, मोदी जी बोल रहे थे 400 पार 400 पार 400 पार हर जगह, इस बार उनका कम आया। राहुल गांधी जो हमेशा 55 55 56 57 के पास समेट जा रहे थे, वो 100 पास पहुंच गए, डबल सीटें जीत के लेके आ गए। क्या हुआ, पर वो डबल सीट जीतने के बाद भी क्या बन पाएंगे वो पीएम, लगता है आपको? देखो मैं आज आपको समझाता हूँ क्या हुआ। एनडीए एनडीए किस लिए लिखा है, ये देखो, इंडिया गठबंधन और एनडीए, दो चीजों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी जो सरकार बनने जा रही है वो सरकार हो सकता है एनडीए ज्यादा बहुमत में आया है, वैसे तो एनडीए की ही सरकार बनेगी। एनडीए है ये बीजेपी वालों का, ये यानी एक तरीके का गठबंधन ही, दो तीन जनों से मिलकर सरकार बनी है, उसका नाम एनडीए रखा गया है। उसके अंदर बीजेपी है वो पावरफुल है। और वैसे ही जो इंडिया गठबंधन है ये दूसरी पार्टियों से मिलकर बना है, इसके अंदर कांग्रेस थोड़ी मजबूत है, तो इसलिए इंडिया गठबंधन राहुल गांधी की साइड से समझा जाता है और जो एनडीए है वो बीजेपी की साइड से। बाकी अगर दोनों की पर्सनल बात करी जाए तो दोनों की पर्सनल बात की जाए तो इन दोनों की इतने खास सीट नहीं थी कि एक तरफा जीत रहे थे या बहुत ज्यादा सीट लेके आ गए दोनों जन। राहुल गांधी और बीजेपी नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ, दोनों के पर्सनल इतनी सीट्स नहीं थी कि मैंने उनके नंबर लिखूं और उनका कैलकुलेशन आपको बताऊं। मैंने सीधे वो आंकड़े लिखे हैं जिनका आज के चुनाव के रिजल्ट से ज्यादा लेना देना है। इसके अंदर देखिए 40% एनडीए, 40% वोट एनडीए को मिले, जो कि बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है। ये अपने आप में सरकार बनाने के लिए बहुत बढ़िया आंकड़ा है, ये अपना सरकार बना सकते हैं। इंडिया गठबंधन में 26% वोट मिले हैं। बाकी ये एक बहुत बढ़िया विपक्ष के रूप में वोट मिले, ये एक तगड़ा विपक्ष बन के, मजबूत विपक्ष बन के खड़ा रहेगा। ये इनको ये वोट बहुत सही मिले। अन्य के खाते में 34% वोट गए, जो कि इंडिया गठबंधन से ज्यादा शो करते हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत देखने लायक बात ये थी कि पार्टी इतने साल तक रही, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, कश्मीर बनवाया, बहुत सारे काम कराए, बट ऐसा क्या हुआ कि इनके जो रिजल्ट आए, ये जो पिछले रिजल्ट आए थे, पिछले 5 साल पहले जो रिजल्ट आए थे उससे भी डाउन आए। 5 साल बाद में, यानी राहुल गांधी जब पहले 55 56 57 सीटें लाते थे, वो आज 100 पास कैसे आ गए, इतना इंप्रूवमेंट कैसे क्या हुआ। ये सबसे बड़ा चेंज और सबसे बड़ा ये चीज देखने को मिली कि इतना बड़ा चेंज कैसे क्या आया। अब इन सभी के बीच में एक चीज ये हो गई, या फिर मैं ये कहना चाहूँ, ये भी कह दूं कि जो थ्योरी इधर बता रहा हूँ कि इनका डाउन कैसे हो गया, बीजेपी डाउन कैसे हो गई और राहुल गांधी का इंप्रूवमेंट कैसे हो गया, तो इसके पीछे का एक कारण ये भी कह सकता हूं मैं कि बीजेपी की सरकार ने जो तोड़मोड़ की सरकार बनाई, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार की तोड़मोड़ की सरकार बनाई, तो वहां से इनको कोई अच्छा अटेंशन प्राप्त नहीं हुआ। मतलब वहां कोई अटेंशन ही नहीं, जनता ने इनके ऊपर इतना फोकस नहीं कर पाई। जनता ने वहां विश्वास खो दिया जनता का। जनता ने वहां से भी इनको बहुत कम वोट दिए, महाराष्ट्र से जनता ने वहां पे इनका विश्वास खो दिया। और इनके जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, इन्होंने कैंडिडेट मतलब तोड़मोड़ की सरकार के अंदर ऐसे कैंडिडेट को न्यू को लेना पड़ा, जो न्यू कैंडिडेट को टिकट दिए कि वो चल ही नहीं पाए, डाउन हो गए। दूसरी चीज की जो इंडिया गठबंधन थी, राहुल गांधी ने और इन्होंने ऐसे कैंडिडेट उतारे कि आधे लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि कोरोना की दूसरी लहर में ही खत्म हो गए होंगे।
पर वो तो अभी न्यूज में पता चल रहा है कि ये जिंदा भी है। वो कैंडिडेट की बढ़िया जीत हो गई। स्मृति ईरानी के अपोजिट में जो चुनाव जीते, अच्छा खासा चुनाव जीत के, स्मृति ईरानी बोल रही थी कि आओ मेरे विपक्ष में चुनाव लड़के देखो, वो हार गए। इंदौर के अंदर, इंदौर बहुत सुर्खियों में चल रहा है इस चुनाव में। इंदौर में जैसे इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 पे चल रहा था ना, वैसे ही इंदौर के अंदर नोटा नंबर 1 पे चले गया। इंदौर के अंदर 96,155 से नोटा आगे बढ़ा, यानी 1 लाख के करीब का आंकड़ा है इंदौर के अंदर नोटा का। इंदौर ने नोटा के अंदर बहुत हाई लेवल पार कर दिया, जो कि इस बात को ये बात ये दर्शाती है कि जनता वहां पर जो कैंडिडेट थे, लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट थे, जनता उसको वोट ही नहीं देना चाहती थी। क्यों नहीं देना चाहती? जनता में इतना आक्रोश क्यों था? तो कांग्रेस ये कहता है कि जनता में इसलिए इतना आक्रोश था कि कांग्रेस जो कैंडिडेट खड़े थे उनका नाम था अक्षय कांति बम जो थे वो कांग्रेस के टिकट लेके खड़े थे, पर उन्होंने इलेक्शन के एक दिन पहले अपना फॉर्म वापस ले लिया और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो कांग्रेस का कहना ये है कि जब वहां काउंटेड, ये जो कांग्रेस के वोट थे, 1 लाख के समथिंग जो वोट थे वो कांग्रेस के वोट थे, वो लोगों ने गुस्से में नोटा को दबा दी। ये जनता के मन की बात है कि इसके ऊपर एक एनालिसिस करना चाहिए पार्टियों ने कि इतने सारे वोट नोटा को जा रहे तो क्यों जा रहे, क्या उनकी फीलिंग सही। और जो भी चुनाव लड़ रहा है उस नेता ने भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी छवि क्या बन रही है। आप अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हो, दूसरी से फिर इसमें आ रहे हो, तो आप पब्लिक के सामने अपनी छवि खराब कर रहे हो। ये जनता है, ये ऊपर भी लाती है, ये ऊपर चढ़ाना भी जानती है और नीचे गिराना भी जानती है। अगर ये आज आपको वोट देके जिता रही है और आप पार्टी चेंज कर रहे हो, हेरबदल कर रहे हो, तो फिर वो नोटा दबा ही रही है, दिख रहा है कि ये चेंजेस कर रही है। एक चीज ये भी देखने को मिली कि चाहे जितना काम हुआ, डेवलपमेंट हुए, नितिन गडकरी ने 1 से 1 हाईवे बनाए, एमपी में इंदौर इच्छापुर हाईवे बना, नागपुर से जलगांव वाला जो हाईवे बना, 4 लाइन हाईवे बना, बहुत बढ़िया काम हुए, बहुत सारी चीजें हुई। बट जनता जो है ना वो बेसिक मूल सुविधाओं को देखती है, 0 लेवल की सुविधाओं को देखती। मेन मुद्दा मुझको लगता है रोटी कपड़ा मकान। जनता को अगर ये चीज मिल गई ना, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कौन सी, वो 5 किलो अनाज देने वाली नहीं, राशन वाली रोटी की बात नहीं कर रहा हूं। रोटी मतलब जॉब्स, वैकेंसीज, रोजगार। क्योंकि बेरोजगारी इतनी फैल गई है कि यूथ इंडिया जो है यूथ के लिए जाना जाता है, युवाओं के लिए जाना जाता है। युवा इतने बेरोजगार हो रहे हैं कि वो डेवलपमेंट को देख नहीं पा रहे। डेवलपमेंट को कैसे देख पाएंगे, वो खुद ही बेरोजगार बैठा है। फिर उसे जो महंगाई जो बढ़ती है वो उसे महंगी लगने लगती है। गैस टैंकी, सिलेंडर, पेट्रोल, ऑयल सब महंगा लग रहा है उसको, क्योंकि वो एफर्ट नहीं कर पा रहा है, खरीद नहीं पा रहा है इतना पैसा देके। इसलिए रोटी कपड़ा मकान मुझे मेन मुद्दा लगता है इसके अंदर। और जैसे कि इंदौर के अंदर हुआ कि लोगों ने नोटा दबाया, अगर मेरा मानना है कि चंद्रशेखर आजाद जैसा जो नगीना सीट पर 1,51,473 वोटों से जीते, ऐसे चंद्रशेखर जैसे इंसान अगर इंदौर में मौजूद होते, जो कि अगर निर्दलीय लड़ लेते, किसी अन्य पार्टी से लड़ लेते, तो जनता उनको जिताने के लिए तैयार हो जाती। क्योंकि जनता एक अच्छा चेहरा देखना चाहती है, एक अच्छा इंसान देखना चाहती है। अगर जनता लिखी पढ़ी जनता, समझदार जनता ने, जो नोटा दबा रहा है वो क्या चाह रहा है कि मुझे एक नया चेहरा चाहिए था, मेरे हिसाब का चेहरा इसके अंदर है ही नहीं, मैं जिस इंसान को चुनना चाहता हूँ वो इंसान है ही नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से बहुत बढ़िया लीड के साथ में चुनाव जीता। चंद्रशेखर आजाद ना बीजेपी से के साथ में गठबंधन में लड़े, ना कांग्रेस के साथ में लड़े, ना सपा के साथ में लड़े, आसपा के साथ में, आसपा इनकी पार्टी है, जीत गए, बहुत बढ़िया बहुमत के साथ जीतेगी। एक चंद्रशेखर आजाद वाला केस और एक इंदौर वाला केस बहुत ही देखने लायक है। रोटी कपड़ा मकान जो है ये 0 रिपोर्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो रिजल्ट यूपी से है वो बहुत खतरनाक रिजल्ट है। यूपी में जितना एग्जिट पोल बता रही थी बीजेपी ने उसकी आधी सीट ली है। तो इसलिए ये बहुत ही मैटर करता है। और इसीलिए मैंने 2024 का भारत इसलिए लिखा है कि अब वैसे तो बीजेपी वाले बहुत समझदार है, बहुत जल्दी अपनी गलतियों को सुधारते, ये लोग ध्यान देंगे। इन्होंने अब 2029 का भारत
या 2047 का भारत नहीं दिखाना चाहिए। इन्होंने अभी 2024 का भारत देखना चाहिए, 2025 का भारत देखना चाहिए। आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर अच्छे अच्छे बदलाव करना चाहिए और इन्होंने अपने अंदर सुधार करना चाहिए, ताकि आने वाले 5 साल बाद पूर्ण बहुमत से बीजेपी को जीतना है अगर, तो उनको ये चेंजेस करना पड़ेंगे। और जो राहुल गांधी का इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो इम्प्रूवमेंट इतने सालों बाद जो हुआ है, तो ये हर सरकार के अंदर होता है। इसके पहले जब कांग्रेस की कंटिन्यू सरकार बनते आ रही थी, तब लास्ट टाइम जब कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, तो आज जितनी सीटें लाई है बीजेपी, आज जब कांग्रेस 5 साल से कंटिन्यू नहीं बन रही है, उसके बाद जो सीटें लाई है, उस टाइम वो 5 साल जब सरकार में कंटिन्यू थी, तब लास्ट टाइम सर इससे कम सीटें लाई थी। तो मेरा कहना है, राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, आने वाले 5 साल में फिर इनको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी जो अभी सीटें लाए हैं, इनमें ना इम्प्रूवमेंट होने वाला है राहुल गांधी की सीटों में, ना मोदी जी की सीटों में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। इम्प्रूवमेंट तो केवल तब होगा जब ये 2024 का भारत देखेंगे, 2025 का भारत बनाएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, रोटी कपड़े मकान पे काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये अपनी सीटों के अंदर अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट करेंगे। इनको अभी कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। फेरबदल वाला जो लग रहा है कि महाराष्ट्र में जिस हिसाब से सीटें कम आई है, पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से सीटें कम आई है, उसके लिए इनको उसके ऊपर भी थोड़ा सुधार करना चाहिए और इनको बखूबी ढंग से करना चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों को इसका थोड़ा एनालिसिस समझ में आया होगा। नोटा का जो इंदौर वाला फार्मूला उछाल खा रहा है, उसके बारे में समझ में आया होगा आपको, किस तरह अक्षय कांति बम ने एक दिन पहले अपना फॉर्म वापस लिया, जो कि पहले कांग्रेस से थे और फिर बीजेपी में ज्वाइन हो गए। नोटा का असर बहुत बड़ा दिखा। चंद्रशेखर आजाद भी जो जीते, ये भी एक बहुत ही बढ़िया एक पता चला कि सरकार बदलने में टाइम नहीं लग रहा है, जरा में इंसान अपना वो बदल ले रहा है। तो मैं आप सभी को इसी के साथ धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे करंट न्यूज़ के लिए मैं आपको बार बार न्यूज़ प्रोवाइड करवाते रहूँगा। धन्यवाद।